एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस या सभी? देखिए समझिएगा, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। एक होता है प्रक्षेपित प्रवस्था, एक आपको होता है परिक्षेपित परिक्षेपित प्रवस्था, ठीक है, प्रवस्था। और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम होता है। दूसरा क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। देखिए जिस प्रकार विलेय और विलायक, क्या होता है? विलेय और विलायक, ये दोनों से क्या बनता है? विलियर बनता है। क्या बनता है? विलियर बनता है। तो प्रक्षेपित प्रवस्था या प्रक्षेपण माध्यम से ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो एरोसोल बनेगा, या फिर कोलाइड बनेगा, या इमल्सन बनेगा। इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, विलेय किसको बोलेंगे? जो कम मात्रा में हो, जैसे चीनी और जल का घोलेंगे, ठीक है, तो चीनी इसमें क्या हो जाएगा? जो कम मात्रा में चीनी विलेय हो जाएगा, लेकिन विलायक कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा मात्रा में हो उसको विलायक बोलते हैं, और कम मात्रा में विलेय बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार ज़्यादा मात्रा को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है, और कम मात्रा को परिक्षेपित प्रवस्था कहा जाता है। आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि एरोसोल किसका किसका मिश्रण होता है। किसका किसका होता है, ये मतलब किसका किसका होता है। तो देखिए एरोसोल का उदाहरण से समझिए। एरोसोल का उदाहरण आपको है कोहरा, बादल, ठीक है। कोहरा, कोहरा कुहासा है ना, और या बादल। तो बादल के देखिए किसका किसका मिश्रण, किसका किसका दोनों मिलकर बनता है ये। तो बादल में एक जल होता है और दूसरा में गैस, ये दोनों से तो बनता है बादल, है ना, यानी जल और गैस। तो जल को द्रव बोलते हैं और गैस तो गैस ही होता है। तो यानी कि द्रव और गैस का मिश्रण होता है एरोसोल। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है एक और, देखिए धुआं, धुआं भी एरोसोल का उदाहरण है। तो धुआं में क्या होता है? ये धुआं में ठोस होता है एक, और एक गैस होता है। ये ठोस और गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। ठोस कम मात्रा में होता है और गैस ज्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पे कि एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, मतलब एरोसोल का जो मिश्रण है उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होती है। तो देखिए गैस क्या होगा? गैस है परिक्षेपण माध्यम में, यानी ज्यादा मात्रा में गैस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए और दे दिया एग्जांपल, इमल्सन। इमल्सन में एक एग्जांपल में दूध, दूध किस में आएगा? इमल्सन में आ जाएगा। फेस क्रीम, तो इमल्सन में दूध आ जाएगा। और दूध किसका किसका मिश्रण है? तो लिक्विड और लिक्विड का मिश्रण को दूध बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए जेल, जेल का एग्जांपल में जेली आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा। ये सब जेल का उदाहरण है। तो पनीर और जेली, ये सब, जैसे पनीर है तो किसका किसका मिश्रण होता है? तो पनीर में ठोस होता है और द्रव होता है, ये दो चीज तो होता है, ठीक है। दो चीज यही ना होता है, ठोस और द्रव। लेकिन सबसे ज्यादा में क्या होता है? पनीर में ठोस होता है, तो परिक्षेपण माध्यम इसमें ठोस हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित में किसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो सार्वत्रिक विलायक किसको बोलेंगे? ये बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक, ये जल का बोला जाता है, याद है, ठीक है, जल को। उसके बाद देखिए किसी द्रव में ताप बढ़ाने पर गैस की घुलनशीलता क्या होगी। तो किसी भी द्रव में अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस की जो घुलनशीलता होगी वो घट जाती है। याद रखिएगा क्या होती है वो आपको घट जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ नहीं है इसका मतलब अशुद्ध पदार्थ है। जैसे देखिए बर्फ, तो बर्फ क्या है? बर्फ एक प्रकार की यौगिक है, और बताए थे हम कि यौगिक और तत्व ये दोनों शुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक और तत्व दोनों शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये शुद्ध पदार्थ है। लोहा, लोहा तत्व है तो ये भी शुद्ध पदार्थ है। HCl ये यौगिक है, ये भी शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। और वायु, ये देखिए आपको अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि बड़ी सारा का मिश्रण इसमें होता है वायु में, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए, स्याही से रंग वाले घटक को अलग किया जा सकता है। तो स्याही से रंग वाले घटक को, स्याही में लिक्विड होता है, दूसरे में राय, उसमें क्या रंग वगैरह मिला देता है, ठीक है। तो स्याही से रंग वाले घटक को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि अपनाइए, सबसे बढ़िया वाष्पीकरण विधि सही होता है, ठीक है। वाष्पीकरण में क्या होगा कि लिक्विड की मात्रा, ये जो होता है लिक्विड उड़ जाता है, ठीक है, रंग उसमें उड़ जाता है वाष्पीकरण से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर दिया है। लेवोजियर जो इसकी आपको केमिस्ट्री का जनक माना जाता है, ठीक है, लेवोजियर को। और ये लेवोजियर, ठीक है ना। इसमें देखिए मेंडल, तो ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में जानते हैं कि ये मटर के पौधा में क्या किया था, है ना। और डाल्टन, डाल्टन के बारे में जानवे करते हैं, डाल्टन। बर्जिलियस, देखिए
तो इसमें आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेवोजियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि तत्वों के प्रतीक को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया? तो तत्वों के जो प्रतीक है वो सबसे पहले उसमें प्रतीक डाल्टन दिया था। तत्व का प्रतीक सबसे पहले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तत्व का प्रतीक तो बर्जिलियस भी इसका दिया था, लेकिन सबसे पहले डाल्टन दिया था। ठीक है ना, डाल्टन। जैसे देखिए हाइड्रोजन को इस तरह से लिखा था, एक वृत्त पार करके बीच में एक बिंदु। कार्बन को इस तरह से, ये कार्बन का संकेत था पहले डाल्टन के समय में, अब तो ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए यहां पे है आपको कि किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? किए गए कार्य की गति, जो कार्य करते हैं उसका गति को कौन मापेगा? तो कार्य करने में क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य करने की जो गति है इसको कौन मापेगा? इसको शक्ति मापता है, याद रखिएगा। कौन मापता है? शक्ति। इसका ऐसे मात्रक वाट होता है। ठीक है, जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक लड़की का भार 400 न्यूटन है। एक लड़की का भार 400 न्यूटन है। एक रस्सी पर 8 मीटर की ऊंचाई 20 सेकंड में चढ़ जाती है। तो लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति कितना होगा? निकालिए। क्या क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो पहले देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात है कि 400 न्यूटन भार, तो भार बराबर क्या होता है? W बराबर होता है ना mg। W बराबर क्या होता है? W बराबर mg होता है। यानी कि W की मात्रा इसमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, बनाते हैं अगर है तो W बराबर कितना दिया हुआ है? mg। यानी कि ये दिया हुआ है आपको 400 न्यूटन। ठीक है, 400 न्यूटन हो जाएगा, यानी W बराबर हो जाएगा 400 न्यूटन। और इसमें 8 मीटर की ऊंचाई, H कितना दे दिया? H दे दिया इसमें 8 मीटर। और इसमें है आपको टाइमिंग कितना दिया हुआ है जी? कितना? 20 सेकंड दिया हुआ है 20 सेकंड। तो निकालिए शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? यानी P बराबर होता है W/T या फिर E/T होता है। ठीक है, और E बराबर यहाँ से फॉर्मूला होता है mgh। E बराबर क्या होता है? mgh। mgh, और ये तो बाई में T तो नीचे है ही है, तो mg, W बराबर mg, और W का भार मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये mg कितना दिया हुआ है? 400 न्यूटन, 400, और h दिया हुआ है 8, और समय कितना दिया हुआ है? 20। निकाल दीजिए, है ना। तो 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, और 2 8 16, 160। 160 है, और 160 शक्ति पी तो शक्ति का मात्रा का वाट होता है, 160 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दे दिया 15 सेंटीमीटर, माने हर सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो लड़के ने कितना शक्ति व्यय किया? इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको आप बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला लगेगा। इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में, एक कार और एक ट्रक है। एक कार एक ट्रक का जो रेखीय संवेग है दोनों समान है। रेखीय संवेग दोनों का समान है, तो दोनों में से किसकी चाल अधिक होती है? याद रखिएगा कि एक कार है एक ट्रक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोचिए कि दोनों का में से द्रव्यमान किसका ज्यादा है? तो भाई जो भारी रहेगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी कि इसमें ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और कार का द्रव्यमान छोटा है। तो याद रखिए जिसका द्रव्यमान कम है वो अधिक वेग से चलेगा, जिसका द्रव्यमान कम है वो अधिक वेग से चलेगा, जिसका ज्यादा है वो कम वेग से चलेगा। ठीक है, जैसे कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है? mv। यहाँ से भी निकालिएगा तो m का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी v बराबर क्या होगा? P/m, 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 है ना। यानी कि अगर अगर वेग ज्यादा होगा तो मास कम होगा, और मास कम होगा तो वेग ज्यादा होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि चाल किसका अधिक होगा? तो कार का होगा, चूंकि कार का द्रव्यमान हल्का है, बस छोटे कम इसका है। ठीक है, चलिए यदि कोई व्यक्ति एक कार में बैठा है, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाता है, दाईं ओर घूमे या बाईं ओर घूमे कोई दिक्कत, एक मोड़ आया घूम गया। ठीक है, तो व्यक्ति बाहर की ओर एक बल महसूस करता है, हल्का महसूस करता है। ठीक है, बाहर की ओर घूमता है तो बाहर की ओर महसूस करता है। तो बताइए कि वो उस बल का नाम क्या है? कौन सा बल है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझ करके मारिए, ये नहीं कि मार दीजिएगा ऐसे अंथाई अभिकेंद्रीय घूम गया कार तो अभिकेंद्रीय बल है। हम कार के बारे में तो यहाँ पे दिया हुआ है ही नहीं, इसमें व्यक्ति के बारे में कहा गया कि व्यक्ति बाहर की ओर
बल महसूस करता है तो इस बल को क्या बोलते हैं, तो बाहर की ओर कौन सा बल, अब केंद्रीय बल, ऑप्शन ए हो जाएगा, अब केंद्रीय बल इसका हो जाएगा। लेकिन कार के बारे में पूछा जाए तो कार अभी केंद्रीय बल होगा कार में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि माध्यम के किस स्थान पर प्रेशर और डेंसिटी यानी दाब और घनत्व कम होता है, किस स्थान पर होगा, संपीड़न में, विरल में, शीर्ष में, गर्त में। याद रखिएगा विरल में, विरलन में होगा, ठीक है। विरलन में प्रेशर और डेंसिटी दोनों कम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि का जो तारत्व, इसको पिच बोलते हैं। ये पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। पिच जो है हमेशा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 14 का, ठीक है। यहाँ देखिए तारत्व अधिक होने पर आवृत्ति भी अधिक होगा, तारत्व कम होगा तो आवृत्ति भी कम होगा। महिला में तारत्व ज्यादा होती है इसलिए उसका आवाज क्या होता है, पतला होती है, जितना आवृत्ति उतना आवाज पतला, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए। याद रखिए कि अगर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है, जैसे कि आप पहाड़ी इलाके में जाइए या फिर इको मैक का आवाज़ सुनिए, हेलो हेलो बोलिएगा ना इस तरह से, तो तुरंत उधर से डबल आवाज आएगा। यानी ये दोनों का जो मूल अंतर होता है वो मात्र 0.1 सेकंड का होता है। कितना होता है, 0.1 सेकंड का। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका आंसर सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जहरीला नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है, सबसे ज्यादा जहरीला यानी सबसे खतरनाक मनुष्य के लिए। जल ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है अमोनिया, सी में है यूरिक अम्ल और डी में है यूरिया। तो जानते हैं कि सबसे जल तो कभी खतरनाक हो ही नहीं सकता, बिना जल के मानव तो बचेगा नहीं, ये तो ऐसे ही छट गया। यूरिया, यूरिया तो मानव निकालता है, ठीक है, ये भी उतना खतरनाक नहीं करेगा। यूरिक अम्ल तो वो भी न के बराबर करेगा। सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया सबसे ज्यादा खतरनाक है और इससे कम यूरिया और इससे बहुत कम यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर अमोनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है, मैंने कौन सा इसमें प्राणी है जो अमोनिया उत्सर्जी नहीं है, यानी जो अमोनिया को उत्सर्जन करता है उसको अमीनोटेलिक बोलते हैं, है ना, अमीनोटेलिक। तो मनुष्य तो अमोनिया निकालता नहीं है, तो मनुष्य ही हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य हो जाएगा इसमें आंसर। बाकी प्लेनेरिया, अमीबा, केंचुआ, ये सब जो है अमोनिया उत्सर्जन करता है, ठीक है। और इसमें देखिए हाइड्रा, हाइड्रा भी हो जाएगा, ये भी करता है। टेडपोल जो मेढक का छोटा बच्चा होता है उसको टेडपोल बोलते हैं और ये भी आपको करेगा ही करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कि निम्नलिखित में कौन यूरिक अम्ल उत्सर्जी अंग है। यूरिक अम्ल, उसमें अमोनिया की बात कर रहा था, इसमें यूरिक अम्ल की बात कर रहा है, तो यूरिक अम्ल कौन निकालेगा, तो इसमें सरीसृप ये निकालता है, पक्षी ये भी निकालता है और स्थलीय घोंघा जो होता है ये भी निकालता है, यानी कि इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जी करता है। यूरिया उत्सर्जन कौन करेगा, तो यूरिया मानव करेगा, मनुष्य तो करेगा और भेल भी करेगा और मेढक भी करेगा, याद रखिएगा। ये तीनों यूरिया का उत्सर्जन करता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए इनमें कौन सा एक उद्दीपनशील कोशिका है। उद्दीपनशील के मतलब समझते हैं, कुछ भी होता है तो हमारे माइंड के पास तुरंत सूचना बैठाता है ये। जैसे कि मेरा शरीर में चुटी अगर कटाया तो तुरंत मेरा माइंड को यहाँ पे करता है, ठीक है, दर्द देता है ना। तो उद्दीपनशील कहने का मतलब कुछ भी अगर होता है हल्का सा, ठीक है, अगर मान ले कि आगे उसमें अगर हाथ रखिएगा तो जलन महसूस होता है, तो हमारे माइंड के पास पहुंचाने वाला कौन करता है, न्यूरॉन। इसीलिए ये आपको आंसर इसमें न्यूरॉन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो उद्दीपनशील कोशिका इसमें न्यूरॉन होता है। कौन सा आयन पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक है, तो हमारे जो पेशीय संकुचन है इसके लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, एक मैग्नीज उसका 25 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन कौन होगा। ऑक्सीजन हार्मोन की बात कर रहा है, ये ऑक्सीजन हार्मोन जो खरपतवार को नष्ट करता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन क्या करता है कि पौधों को वृद्धि भी करता है, पौधों को वृद्धि करता है ये, ठीक है। पौधों को वृद्धि करने वाला 3 होता है, एक ऑक्सीजन होता है और साइटोकाइनेट भी होता है, जिबरेलिन्स भी होता है, ये तीनों पौधों को वृद्धि करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे कर रहा है कि कौन सा ऑक्सीजन हार्मोन है जो प्राकृतिक है, तो IAA 2 होता है, एक IAA और एक होता है IBA, इंडो एसिटिक अम्ल होता है, दूसरा में होता है इंडो ब्यूटेरिक अम्ल होता है, ठीक है, इंडो ब्यूटेरिक अम्ल है। तो ये सब प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए 22 में कौन सी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन करता है, तो कौन सी पादप हार्मोन जो कोशिका का विभाजन, तो कोशिका विभाजन करने में साइटोकाइनिन मेन भूमिका निभाता है, साइटोकाइनिन, ठीक है।
कौन सी, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, कौन सी हार्मोन को हेरिंग मछली के शुक्राणु से निकाला गया? तो हेरिंग मछली के शुक्राणु से साइटोकाइनिन को निकाला गया है, याद रखिएगा ये साइटोकाइनिन को। और ऑक्सिन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ऑक्सिन्स को मानव मूत्र के द्वारा निकाला गया था, उसी के द्वारा परिक्षेपण किया गया था, ठीक है। सबसे पहले की मैं बात करता हूँ, पहली बार, ठीक है, यानी कि ऑक्सिन्स का खोज किया था चार्ल्स डार्विन 1880 में। इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑक्सिन्स को मानव मूत्र के द्वारा निकाला गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कि पौधे में वृद्धि के लिए कम से कम, पौधा को वृद्धि करना तो कम से कम 17 गो तत्व, 17 तत्व उसमें होना चाहिए, कम से कम, अधिक मात्रा में तो बहुत होता है, ठीक है। वो देखिए 3 को करंट है, जैसे भवानी देवी का संबंध किस खेल से? तो भवानी देवी ये तलवारबाजी है, तलवार चलाते हैं भवानी देवी, ठीक है। 26 में देखिए रवि दहिया, तो रवि दहिया कुश्ती, ये कुश्ती खेलते हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार टोटल 27 क्वेश्चन था और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार जरूर इसको देखिए।